तो ईरान 40 साल से ये देश पश्चिमी देशों के सैंक्शंस का शिकार है और इसके ऊपर अब दोबारा से सैंक्शंस लग गए हैं, यानी कि ईरान का जीना मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैंक्शन से ईरान की पूरी कमर ही टूट गई है। 40 साल से ये जिंदा है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि भाई सैंक्शन इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे देखा जाए तो भारत और ईरान के जो संबंध है वो बहुत लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है और दोनों देशों के बीच में कभी कोई खटास भी नहीं आ पाई है। और भारत के लिए ईरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए ईरान हमें एक गेटवे देता है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान से संबंध तो आपको पता ही है, पाकिस्तान से तो कोई आना जाना है ही नहीं, तो बचता है ईरान, जहां से पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया में पहुंचा जा सकता है। और ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि यूरोप, रशिया होते हुए यूरोप भी पहुंचा जा सकता है और वहाँ पर अपने जो संबंध है, अपने जो व्यापार है वो भी बढ़ाया जा सकता है, जो ट्रेडिशनल रूट है उसको छोड़कर। लेकिन आपको तो पता ही है कि ईरान जो है वो पश्चिमी देशों को अच्छा लगता नहीं है और उसके ऊपर लगातार बराबर सैंक्शंस लगते हुए आ रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानते हैं कि भाई ये जो सैंक्शंस लग रहे हैं ईरान के ऊपर वो किस लिए लग रहे हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका खुद का ही चैनल है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, भारत और ईरान के संबंध हमेशा से ही काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर हो या फिर ट्रेडिशन को लेकर हो। इवन आपको भारत में ईरानी आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, चाहे वो ताजमहल का आर्किटेक्चर हो या फिर हुमायूं के मकबरे का या फिर दूसरी मुगल वास्तुकला हो। भारत का जुड़ाव ईरान से वास्तुकला के साथ साथ व्यापार पर भी, और भारत को ईरान लंबे समय से क्रूड ऑयल की सप्लाई करता आया है। और भारत व्यापार को बढ़ाने के लिए और व्यापार करने के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए ईरान और रूस के साथ INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहा है, ताकि भारत के पास ट्रेडिशनल रास्ता जो सुएज कैनाल से होकर जाता है और फिर मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप को जाता है, तो उसके अलावा भी कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए, अवेलेबल हो। और इसी में ही आता है चाबहार बंदरगाह, जो भारत ईरान में बना हुआ है और इसका कुछ हिस्सा चालू भी हो गया है। लेकिन ईरान पर सैंक्शंस लगे होने के कारण भारत ईरान से व्यापार नहीं कर पा रहा है। भारत चाहता तो है ईरान से व्यापार करना, लेकिन भारत पश्चिमी देशों को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से भारत अभी ईरान से कोई व्यापार नहीं कर पा रहा है। और इतना ही नहीं, ईरान में अभी बहुत ही तगड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान पर पश्चिमी देशों ने और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसको लेकर ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि ईरान इन सैंक्शंस का बदला लेगा और इन्हें जवाब देगा। आप देख सकते हैं, अरब न्यूज़ का आर्टिकल है 24 जनवरी का, ईरान वॉज रिस्पॉन्स टू न्यू EU UK सैंक्शंस ओवर प्रोटेस्ट, यानी कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं प्रोटेस्ट के ऊपर, जो भी ईरान में चल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर द मनीला टाइम्स, जो फिलीपींस की एजेंसी है, ईरान वो रिस्पॉन्स टू न्यू EU UK सैंक्शंस, ये 25 जनवरी का आर्टिकल है। आप देख सकते हैं कि इसको इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है। तो यहाँ पर ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट में जिस तरह से ईरान ने विरोध करने वालों को मारा है, तो उन्हें देखकर तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगा दिए। और ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने बल्कि UK ने भी यहाँ पर ईरान पर नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए ईरान ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। अब ये किस तरह का बदला लेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर ड्रोन से मारा था, तो तब ईरान ने इसके बदले इराक में स्थित अमेरिकी बेस पर दनादन मिसाइलें बरसा दी थी। तो ईरान ने तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ा था। तो इसे देखकर तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर ईरान ज़रूर बदला लेगा, चाहे वो किसी भी तरीका ही हो, चाहे किसी को टारगेट करने को लेकर बदला हो या फिर रूस को और ज़्यादा हथियार देकर बदला लेना हो, तो वो कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन अगर हम सैंक्शंस की बात करें तो अभी के लिए तो फिलहाल सबसे ज़्यादा सैंक्शंस वाला देश तो रूस है, क्योंकि उसने यूक्रेन पर बिना युक्सावे के ही हमला कर दिया था, जिससे पश्चिमी देशों ने भर भर कर रूस पर सैंक्शंस लगा दिए थे। वैसे तो रूस पर 2014 में भी काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे, जब उसने क्रीमिया पेनिनसुला को यूक्रेन से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय भी रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस वाला दूसरा देश था। पहले नंबर पर ईरान आता था, जिस पर 3616 सैंक्शंस लगे हुए थे। और अब ईरान पर यूक्रेन युद्ध के बाद 464 सैंक्शंस और लगा दिए गए हैं, तो टोटल 4000 से भी ज़्यादा सैंक्शंस हो गए हैं ईरान के ऊपर। रूस पर यूक्रेन वॉर के जरिए सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, तो वहीं सीरिया पर सिविल वॉर और बशर अल असद की दमनकारी नीतियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। नॉर्थ कोरिया तो वैसे भी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके पास तो अब परमाणु बम भी है, जिससे वो जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका को धमकी देता रहता है। और उस पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, जिससे वो पूरी दुनिया से पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है। बेलारूस भी एक डिक्टेटर के हाथ में है और इसका नाम है लुकाशेंको। और लुकाशेंको को यूरोप का लास्ट डिक्टेटर भी कहा जाता है और ये रूस का एक दोस्त देश है, जैसा रूस कहता है वो वैसा ही करता है। इसके अलावा म्यांमार ने अपनी अल्पसंख्यक आबादी रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था, बहुत ज़्यादा मारा था, हज़ारों लोगों को मारा था। और म्यांमार की आर्मी ने म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को तख्ता पलट करके हटा दिया था। फिर वहाँ पर प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों में भी ईरान की आर्मी ने लोगों को काफ़ी
ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मारा, तो म्यांमार पर इन चीज़ों से सैंक्शन लगा दिए गए हैं। इसके अलावा वेनेजुएला पर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक डिक्टेटर है और वो एक सोशलिस्ट भी है। तो अमेरिका वैसे भी सोशलिस्ट लोगों को पसंद नहीं करता है, तो उसने सैंक्शंस लगा दिए हैं वेनेजुएला पर। लेकिन सवाल ये आता है कि ईरान के ऊपर क्यों सैंक्शंस लगे हुए हैं, और वो भी इतने ज़्यादा कि 2022 से पहले ईरान पर ही सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे। तो देखिए, ईरान पर सैंक्शन किसी एक इवेंट के ऊपर नहीं बल्कि कई सारे चेन ऑफ इवेंट हुए हैं, जिससे ईरान पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग गए हैं। और आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिससे ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आ गई थी और पूरे ईरान में जो भी पश्चिमी देशों का परस्त व्यक्ति था उसे बाहर निकाला जा रहा था। इस्लामिक क्रांति में ही ईरान के सुप्रीम लीडर बने अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, और ये बंदा अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। तो अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की सरपरस्ती में ही ईरान के बहुत सारे क्रांतिकारी स्टूडेंट्स अमेरिकी एम्बेसी में घुस गए और वहाँ पर मौजूद 52 डिप्लोमेट्स को बंदी बना लिया। और अमेरिका के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि इन 52 डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक ईरान ने होस्टेज बनाकर रख रखा था। तो इस चीज़ से ईरान और पश्चिमी देशों के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और ईरान पर पहली बार सैंक्शंस लग गए और सारे डिप्लोमेटिक संबंध भी अमेरिका ने तोड़ दिए थे। इस्लाम में ये इस्लामिक क्रांति के पीछे वजह ये बताई गई थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान को बहुत लूटा और तेल निकाल कर ले गया, जिससे ये देश तो मालामाल हो रहे थे लेकिन ईरान को कुछ नहीं मिल पा रहा था और वहाँ पर गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो इन सब का गुस्सा इस इस्लामिक क्रांति में निकल कर सामने आया और सारे संबंध खराब हो गए। अब ये सब ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम हमें लूटोगे तो हम कभी ना कभी तो हमें गुस्सा आएगा। सेम ऐसा ही ईरान में हुआ, जिसके बाद ईरान पर सैंक्शंस लग गए। तो सबसे पहले 1980 में ईरान पर सैंक्शंस लगाए गए थे इसी कारण से। फिर आया 1983 और उस समय लेबनान में सिविल वॉर चल रहा था, जिसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और फ्रांस के सैनिक लेबनान में आ रहे थे। तो अमेरिका और फ्रांसीसी सैनिकों को ट्रक बॉम्बिंग के जरिए टारगेट किया गया था, जिसमें 241 अमेरिकी मरीन्स मरे थे और एक दूसरी बॉम्बिंग में 58 फ्रेंच सैनिक मरे थे। 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में ये धमाके हुए थे, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई और 1984 में ये पता चला कि इन धमाकों के पीछे ईरान का हाथ है। तो 1984 में ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर का दर्जा दे दिया गया और ईरान को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर। 3 साल बाद 1987 में अमेरिका ने ईरान से सभी इंपोर्ट बैन कर दिए गए और एक्सपोर्ट को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। और फिर 1995 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ईरान पर टेररिज्म का आरोप लगाया और सभी तरह का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया। पहले तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन अब तो सभी तरह का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और फाइनेंशियल एम्बार्गो भी लगा दिया, यानी कि अब ईरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लोन भी नहीं ले पाएगा। और इसके अलावा अगर कोई फॉरेन कंपनी ईरान के ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो उसे भी टारगेट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, 9/11 हमलों के बाद 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ इविल देशों में शामिल कर दिया, यानी कि ईरान अब अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गया। वैसे ईरान के अलावा भी एक्सिस ऑफ इविल में कई सारे देश शामिल हैं, जैसे कि क्यूबा है, लीबिया है, सीरिया, इराक और नॉर्थ कोरिया। तो ये 6 देश अमेरिका के प्राइमरी एनिमीज़ हो गए जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो ईरान लंबे समय से परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहा था, लेकिन जब 2005 में ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद बने तो तब सभी देशों को लग रहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, क्योंकि अहमदीनेजाद ने फ्रीज हो चुके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को फिर से शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये लगने लगा था कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर वेपन बना लेगा और इससे अमेरिका और इजराइल को खतरा हो गया। 2006 से लेकर 2010 तक यूनाइटेड नेशन ने 4 बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े लोगों पर सैंक्शंस लगा दिए और जो भी अमेरिकी बैंक ईरान को फंड ट्रांसफर की हेल्प कर रहा था तो उस चीज़ पर भी बैन लगा दिया गया। हालांकि देखा जाए तो ईरान अभी तक कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना पाया है और ईरान हमेशा से यह कहता है कि उसका न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई इरादा भी नहीं है, लेकिन अमेरिका को तो अपनी अकड़ दिखानी थी तो उसने लगा दी ईरान पर तगड़े प्रतिबंध। और इसके अलावा 2010 और 2012 के बीच ईरान पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए और विदेशी कंपनी जो ईरान के ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही थी उस पर सैंक्शंस लगा दिए और इसके अलावा इसका असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी देखा गया और यूरोपियन यूनियन ने टेक्नोलॉजी देने पर भी बैन लगा दिया और किसी भी तरह की ऑयल टेक्नोलॉजी को भी बैन कर दिया और साथ में ईरान पर ऑयल एम्बार्गो भी लगा दिया, यानी कि जिस चीज़ पर ईरान की पूरी इकोनॉमी ही डिपेंड करती थी उसको अमेरिका ने तोड़ दिया, यानी कि ऑयल सेक्टर। लेकिन इसी बीच बराक ओबामा ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए ईरान को बातचीत के टेबल पर लेकर आए और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की एवज में ईरान पर से काफ़ी सैंक्शंस को हटा दिया और इसको कहा गया ईरान न्यूक्लियर डील, JCPO कहा गया, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, लेकिन इसको नॉर्मली ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। तो जब तक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे तो तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो तब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इस न्यूक्लियर डील से पीछे हट गए और वापस ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। ये सब हो रहा था तब
जब ईरान पूरी तरह से न्यूक्लियर डील की सारी शर्तों को पालन कर रहा था और पूरा कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो अपनी जनता को नहीं बल्कि इजराइल को खुश करना था। तो इजराइल को खुश करने के लिए अमेरिका न्यूक्लियर डील से पीछे हट गया और ईरान की इस्लामिक गार्ड को आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया। और इस बार ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो ये है पूरा टाइमलाइन। लेकिन देखा जाए तो ईरान के ऊपर सारे सैंक्शंस अगर हट जाएं तो भारत के लिए तब ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ईरान हमें डिस्काउंट में ऑयल देता है और साथ ही सेंट्रल एशिया में जाने के लिए ईरान ही भारत का दरवाज़ा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।